आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात हम सबसे पहले भूकंप की ही कर लेते हैं, क्योंकि बीती रात दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह रही कि इस भूकंप में देश में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी राज्य नेपाल में 6.3 की तीव्रता के इस भूकंप ने नुकसान पहुंचाया। वहां दोती जिले में कई मकान जमींदोज हो गए। भूकंप की इस घटना के बाद नेपाली सेना ने वहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कोई पहली बार नहीं आए। इससे पहले भी कई बार यहां की धरती हिल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में दिल्ली एनसीआर के इलाके को हाई रिस्क सिस्मिक जोन में रखा गया है। रात आए भूकंप से कैसे रहा दिल्ली और एनसीआर का हाल, हम इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। छत पर लगा झूमर भी हिला, पंखा भी हिला, घर में रखा फर्नीचर और मेन गेट भी हिलने लगा। घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर आ गए। ये तस्वीरें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों की हैं, जब बीती रात 6.3 की तीव्रता के भूकंप के झटकों का सामना लोगों ने किया। जिस वक्त ये भूकंप आया, ज्यादातर लोग सो रहे थे, मगर भूकंप के झटके महसूस होते ही खुले मैदान की तरफ भागे, तो कोई बालकनी की तरफ दौड़ा। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और यूपी से लेकर बिहार तक कई शहरों में भूकंप के असर को महसूस किया गया। ये तस्वीरें दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की हैं, जब हाई राइज सोसाइटी में रह रहे लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही अपने फ्लैट से बाहर निकल आए। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे, एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला, बट टचवुड एवरीथिंग वाज सेफ। और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया और उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे, उस टाइम तक आई गेस अर्थक्वेक चला गया था, और फिर हमने अपने डिनर के साथ ही कैरी ऑन रखा। फिर उसके 15 मिनट बाद भी रियलाइज इट वाज लाइक क्वाइट हेवी अर्थक्वेक। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया, यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके कोई पहली बार नहीं आए हैं। इससे पहले भी कई बार यहां भूकंप को महसूस किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में दिल्ली को हाई रिस्क सिस्मिक जोन में रखा गया है। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रात 1:57 पर आए इस भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। आज सुबह 1:57:24 में जो नेपाल के दिपियाल सदागढ़ी में जो अर्थक्वेक हुआ, उसका मैग्नीट्यूड में व्यापकता, उसका एनर्जी 6.3 लोकल मैग्नीट्यूड हम लोगों ने मापा है, नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने। और उसकी तीव्रता जहां पर मीजोसेस्मल लाइन है, जहां पर अर्थक्वेक हुआ है, उसका जो है 7 है इंटेंसिटी, तीव्रता। और वो जब दिल्ली तक आते आते वो 2 और 3 में कन्वर्ट हो गया। तो जो इंटेंसिटी होता है वो डिग्री ऑफ शेकिंग होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है, जो व्यापकता होता है, वो स्ट्रेंथ होता है, एनर्जी होता है। तो ये 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक की तीव्रता उस सेंटर पर, मेनसक के सेंटर पर 7 था। और इंडिया का जो उत्तराखंड जो क्षेत्र है, वहां पर पिथौरागढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है जो 80 किलोमीटर दूर रहा मेनसक से। 80 किलोमीटर दूर रहा मेनसक से, और धारचूला भी है जो करीब 88 किलोमीटर दूर रहा। ठीक है, तो इससे नजदीक होने से पूरी शेकिंग जो है पूरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में भी हमने किया, डिफरेंट क्षेत्र में, दिल्ली को भी हमने काफी परसेप्टेबल इसका ये हुआ। 6.3 तीव्रता के इस भूकंप से पड़ोसी राज्य नेपाल के दोती में कई मकान जमींदोज हो गए। आनन फानन में राहत और बचाव के काम के लिए वहां पर सेना को बुलाना पड़ा।
राहत के इस काम में स्थानीय लोगों ने भी सेना की मदद की, जिसकी सहायता से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा सका और फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस साल नेपाल में 28 भूकंप आए हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप बीती रात रिकॉर्ड किया गया। नेपाल का अर्थक्वेक ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेस एक्युमुलेशन हुआ था हिमालयन जोन में नेपाल में, वो 6.3 मैग्नीट्यूड करके वो रिलीज किया, ठीक है। और उस रिलीज स्ट्रेस को रिलीज हो जाने से छोटे छोटे आफ्टर शॉक उसके बाद आते हैं। अभी हम उसको नजर रखे हुए हैं कि 24 आवर्स में कितने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस भूकंप से देश में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर भूवैज्ञानिक किस तरह से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और ये भूकंप आते क्यों हैं। तो इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए मेरी सहयोगी अंकित शर्मा ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर अजय पॉल से बात की है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एक वेव फॉर्म मॉनिटर है जहां पर ये सारी रिकॉर्डिंग्स दर्ज होती हैं। आपने रिपोर्ट में मेंशन किया कि एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, क्या है ये? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये प्लेटों का खिसकना ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है धीरे धीरे। इसको ये एक है ना, तो जो प्लेट्स की मूवमेंट है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो जब प्लेट्स की मूवमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो एनर्जी एक्युमुलेशन भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इस एनर्जी का निकलना अर्थक्वेक के रूप में ये तो स्वाभाविक है। बार बार तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जो ये अध्ययन करते हैं भूवैज्ञानिक, उसमें हम ये देखते हैं कि किस भूभाग में एनर्जी रिलीज हो गई है, किस भूभाग में अभी होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे एक्युमुलेटेड हो गई, एकत्रित है। अब कोई चीज एकत्रित है, उसको निगलना है और हम ये मान के चलें कि वो एक बड़े भूकंप के रूप में उस एनर्जी को निकलेगा जो कि अभी पिछले जैसे 150-200 सालों में नहीं आया है। तो उसी तथ्य के आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि हमको एक बड़ी आपदा के लिए, बड़े भूकंप के लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। जो ये अर्थक्वेक आ रहे हैं लगातार, इसको लेके क्या सोचते हैं? क्या ये आम बात है? ये सामान्य प्रक्रिया है, एनर्जी का निकलना अर्थक्वेक के फॉर्म में। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि पूरे हिमालय के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, होता रहता है। दिल्ली और एनसीआर में हजारों हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं। आजकल ज्यादातर ऊंची इमारतें भूकंप रोधी भी हैं, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि धरती हिलने की वजह से पैदा होने वाला खतरा टल जाए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भूकंप के दौरान हाई राइज अपार्टमेंट्स यानी कि ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा किस तरीके से करें, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि न तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही इतनी मंजिल से दौड़कर नीचे आ सकते हैं। तो ऐसे में भूकंप में घिर जाने पर हाई राइज बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज वाले लोग क्या करें, इन सवालों का जवाब दे रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के पूर्व प्रमुख ए.के. शुक्ला। पहला चीज तो यह है कि आप इंश्योर करिए कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर बना हुआ है। अब हम ये मानते हैं कि आजकल अवेयरनेस काफी हो गई है। 2005 में आपका एनडीए में गाइडलाइंस, ये डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस बनी है, उसमें सब चीजें तय की गई हैं किस प्रकार से बिल्डिंग, और टेक्नोलॉजी भी है। तो ये मान करके ही घर में लेना है कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बना हुआ है। अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बना हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं। अब ये है कि दूसरा उपाय क्या है, एक्स्ट्रा उपाय। मान लीजिए जब भूकंप आता है तो जो हम लोग सामान्यतः ग्राउंड फ्लोर में उपयोग करते हैं या और छोटे घरों में उपयोग करते हैं कि आप किसी हार्ड बेड के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे चले जाइए
आपके पास अगर पानी का बोतल, कुछ कोशिश करिए जितना जल्दी हो कि कुछ सामान ड्राई फ्रूट और वो रख सकें, जिससे एक थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो यही तरीके हैं, इन्हीं को आपको उपयोग में करना पड़ेगा। दूसरा चीज, हाँ एक और चीज है कि एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बिल्डिंग का जो होता है वो पूरा होना चाहिए कि आपको कहाँ से जाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतने सारे लोग हो जाएं और इधर उधर से भागने लगे। तो एक प्रॉपर डिसास्टर मैनेज प्लान होगा कि आपको इस कॉरिडोर से, इससे लिफ्ट का आप उपयोग कर नहीं सकते हैं, तो आपको नीचे जाना है। अब वो तब जाना है जबकि अर्थक्वेक का जो मेन फेज है वो खत्म हो जाए। और अब बात कर लेते हैं चीन की, जिससे भारत समेत 4 देश करारा जवाब दे रहे हैं। दरअसल जापान के योकोसुका में समंदर किनारे 26वीं इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है। इसमें मेजबान जापान के अलावा भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। एक तरह से इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन की घेराबंदी हो रही है, क्योंकि अक्सर ड्रैगन की नजर जमीन के अलावा समंदर की सरहदों पर भी रहती है। वो समंदर के नियमों को तोड़ने की फिराक में ही रहता है। वैसे मालाबार एक्सरसाइज 30 साल पुरानी है। आगे हम आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी भी, लेकिन कैसे चीन इससे खफा रहता है ये इस रिपोर्ट में देखिए। अब समंदर से घिरेगा चीन, 4 देश एक मिशन। अब की बार जापान से वार। अपनी इंच इंच की नीति से पड़ोसियों को परेशान करने वाला चीन अब धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगा है। इस बार वजह है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी नौसेनाएं अगले 18 नवंबर तक जापान के योकोसुका बंदरगाह के पास समंदर में मालाबार एक्सरसाइज में आमने सामने होंगी। असल में ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका मकसद समंदर में सामरिक रूप से चीन को सख्त संदेश देना है। इसका ये फायदा रहता है कि आप एक अपने फ्रेंडली नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अभ्यास के साथ बहुत चीजें आयरन आउट हो जाती हैं। जो प्रोसीजर्स हैं कि अगर एक इमरजेंसी आएगी तो कैसे करना है, सेकेंड इमरजेंसी आएगी कैसे करना है, अगर सर्च एंड रेस्क्यू करना है कैसे करना है, और अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एज दे से practice makes a man perfect. So these are the opportunities which the navies of US Navy, Indian Navy, Australian Navy, Japanese Navy, they come together because आप देखिए कहाँ से ships आ रहे हैं, US से आ रहे हैं, इंडिया से 3 समुद्र पार करके वहाँ पहुंचे हैं। इस मालाबार एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के अलावा जापान की नेवी, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स नेवी हिस्सा ले रही है। कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के लिए चारों देशों की एडवांस युद्धपोतों को तैनात किया गया है। इसमें भारत के 2 युद्धपोत INS शिवालिक और INS कामोर्ता भी शामिल हैं। ये दोनों ही युद्धपोत विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का मजबूत हिस्सा है। 2 शिप्स गए ईस्टर्न नेवल कमांड से और P-8I एयरक्राफ्ट है। सारे तीनों के तीनों ईस्टर्न नेवल कमांड को बिलोंग करते हैं और साथ में फ्लीट कमांडर है। तो उसमें शिवालिक है, द स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ इंडिया विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, और साथ में कमोर्ता है SW प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइजेज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एयर सब कोऑपरेशन है, तो उसमें एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, और हमारे 2 जो ये है बहुत इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं। इस एक्सरसाइज में युद्धपोतों के अलावा टोही विमान भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे चीन के माथे की लकीरें तनी हुई हैं। वो चिंता में है। इतना ही नहीं, जापान की मेजबानी की वजह से भी इस बार युद्धाभ्यास पर ड्रैगन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जापान के साथ पहले ही उसका 36 का आंकड़ा है। चीन कई बार जापान के साथ भी सीमा विवाद में उलझ चुका है। वहीं इसी बीच भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिद्वंदी भी पहुंच रहे हैं, जो समंदर में चीन की मुश्किलें कई गुना बढ़ाने वाले हैं। सब एयर सब कोऑपरेशन काफी कुछ होगा। पनडुब्बियां हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, P-8I है इंडिया का, US का P-8A है, ऑस्ट्रेलिया का है, जापान के जहाज हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन है वहां पर। तो काफी पंच है इस एक्सरसाइज में, और इट्स गुड फॉर ऑल द participating navies, and they are very very thick navies now, they're very strategically aligned navies, तो
इट्स अ गुड एक्सरसाइज एंड द मैसेज जिसको जो जाना है उसको मालूम है क्या है। क्वाड के सदस्य देश ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन अपनी हदें तय करे, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। भारत समेत क्वाड के सभी देश ये समझते हैं कि अगर वक्त रहते चीन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो अपने पड़ोसियों की सरहदें लांघने की हिमाकत करने की सोच सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चारों देश चीन की नाक के ठीक नीचे जोर आजमाइश करते हुए उसे चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चालाक चीन पर अब पलटवार हो रहा है, वो भी उसी की भाषा में, लिहाजा उसकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि वो समय समय पर मालाबार युद्धाभ्यास और क्वाड का विरोध करता आया है। वैसे इस एक्सरसाइज का इतिहास 30 साल पुराना है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इसमें नए नए साथी जुड़ते चले गए। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत सबसे पहले 90 के दशक में हुई थी। वो साल था 1992। शुरुआत में इसका मिशन दोनों देशों के बीच डिफेंस के क्षेत्र में आपसी समझ को बढ़ाना था। हालांकि उस दौरान भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, यानी शुरू में एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही देश शामिल हुए थे। इसके बाद साल 1995 और 96 में भी युद्धाभ्यास किया गया। तब से लेकर अब तक ऐसे 25 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। इस बार ये 26वीं एक्सरसाइज है। फिर 2015 में इस युद्धाभ्यास में जापान की एंट्री हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया आया साल 2020 में। वैसे आपको हम ये भी बता दें कि ये चारों देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के भी सदस्य हैं और ऐसे में इनकी ये साझेदारी, ये युद्धाभ्यास बहुत अहम हो जाता है। यहां इनकी नौसेनाएं दुश्मन से निपटने के लिए समंदर के अंदर अपनी ताकत को आजमाती हैं। ऐसे में जब इसी साल दुनिया ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग देखी है, तो इसी दौरान चीन की नजर ताइवान पर रही। दरअसल वो उसे अपना ही हिस्सा बताता है। ऐसे में भारत जैसे देशों को अपनी तैयारियों को हमेशा से परखना जरूरी हो जाता है। हालांकि आज ये बात चीन भी बाखूबी समझता है कि अब उसके लिए 62 के युद्ध की तरह भारत से टकराना आसान नहीं होगा। पिछले 60 सालों में भारत काफी आगे निकल चुका है। या हम यूं कहें कि चीन के लिए अब भारत से टकराना उसके लिए काफी महंगा सौदा हो सकता है। हाल में चीनी नौसेना का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में जासूसी करने के मकसद से घुसने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बीच भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं चीनी समुद्री सरहद के नजदीक मालाबार युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद समुद्री सरहद पर चीन की बढ़ती घुसपैठ के खिलाफ साझा रणनीति बनाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर जमीन की बात करें तो भारत में जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं, तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चीन सरहद पर भारत और अमेरिकी की सेनाएं, स्पेशल फोर्स के जवान ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर साझा युद्धाभ्यास करेंगे। समुद्री सरहद पर चीन पिछले लंबे समय से लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए चीन को एक सीधा जवाब देने की कोशिश की जा रही है। अंतरिक्ष की सैर करने का सपना देखने वालों के लिए अब एक गुड न्यूज है। भारत की कंपनी स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष की सैर का रास्ता या कहें कि सस्ता फॉर्मूला खोज निकाला है। ये कंपनी गुब्बारे के जरिए पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने की तैयारी कर रही है। तो क्या है अंतरिक्ष में सैर सपाटे का ये प्लान, देखते हैं। Copy 1 Alpha. अंतरिक्ष यात्रा की ये तस्वीरें स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की हैं, लेकिन जल्दी ही भारत भी स्पेस टूरिज्म में छलांग लगाने वाला है। अंतरिक्ष का सुंदर नजारा देखने के लिए भारतीय भी स्पेस में कदम रखने जा रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि स्पेस टूरिज्म में भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। जल्दी ही हिंदुस्तान की धरती से अंतरिक्ष की सैर के लिए उड़ान भरी जाएगी। भारतीय कंपनी स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने स्पेस टूरिज्म के लिए पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल कंपनी ने साइंस एग्जीबिशन में इसका मॉडल पेश किया।
हो रहा है एक स्पेस टूरिज्म स्टार्टअप कंपनी इंडिया से। एक नया वे से हम स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं। जो स्पेसशिप का ये एक प्रोटोटाइप है, जो एक्चुअल स्पेसशिप SKP-1 रहेगा, इसको 3 गुना और बढ़ा रहेगा, जिसके अंदर 6 स्पेस टूरिस्ट या 6 स्पेस यात्री और एक पायलट इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेशियस एनवायरनमेंट रहेगा, एक बिल्कुल सारे एमिनिटीज भी रहेगी इसके अंदर। और हम चाहते हैं इंडिया को एक टॉप डेस्टिनेशन बनाया जाए स्पेस टूरिज्म का। भारतीयों का ये अंतरिक्ष सफर स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन से अलग है, बेहद खास और एडवेंचर से भरा होने वाला है। कंपनी के मुताबिक इस सफर को बलून और कैप्सूल के जरिए पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी इस सफर के लिए 3 साल का इंतजार करना होगा। इसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड स्पेस बलून, ऑलमोस्ट साइज ऑफ एयरप्लेन रहता है और इसके नीचे में हाइड्रोजन गैस रहेगा, अटैच रहेगा एडवांस पैराशूट और उससे अटैच रहेगा अपना स्पेसशिप SKP-1 जिसके अंदर 6 स्पेस टूरिस्ट बैठ सकते हैं। और ये पूरा आपको यात्रा कराएगा 2 घंटे के ऊपर तक जाने में लगेंगे और ऊपर फिर आप 1 घंटे तक अर्थ का एक ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। बहुत आकर्षण व्यू रहेगा, जो बोलते हैं कि नया एडवेंचर रहेगा, स्पेस भी देख पाओगे। और हम एक एल्टीट्यूड 30 to 35 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाना चाहते हैं, विच इज ऑलमोस्ट एक 1 लाख फीट तक का रहेगा। आते टाइम के लिए हम गैस को रिमोटली रिलीज कर सकते हैं ताकि वो पूरा सिस्टम स्लोली डिसेंड हो और एक पॉइंट के बाद हम बलून डिटैच कर देते हैं। फिर पैराशूट खुलता है और पैराशूट के साथ सारे स्पेस टूरिस्ट वापस नीचे इजीली आ सकते हैं। अंतरिक्ष के शानदार नजारों को देखने के लिए एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की कंपनी को करोड़ों रुपए देने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस यात्रा के लिए करीब 50 लाख तक किराया रख सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि विदेशी कंपनियों से ये सफर सस्ता रहेगा। स्पेस ऑरा इस प्रोजेक्ट पर इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक 2025 तक अंतरिक्ष यात्रा को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का नाम SCAP-1 रखा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत बलून से जुड़े कैप्सूल से स्पेस में यात्री भेजे जाएंगे। इस देसी स्पेस टूरिज्म योजना के लिए जो स्पेस कैप्सूल बनाया जा रहा है वो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। इसे गुब्बारे की मदद से ऊपर ले जाया जाएगा। बलून कैप्सूल को 35 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। टूरिस्ट पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जरूर चले जाएंगे जहां अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा दिखाई देगा। कैप्सूल को नीचे लाने के लिए पैराशूट का सहारा लिया जाएगा। कंपनी की माने तो एक बार में 6 यात्री 1 घंटे तक स्पेस में सैर सपाटा कर पाएंगे। इस कैप्सूल में लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद रहेंगे। इसका जो कॉस्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली $62,000 रहेगा, अराउंड 50 लाख रुपीज। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम चाहेंगे इसको और कम से कम करें, फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वे ऑफ स्पेस टूरिज्म है। इसमें काफी चैलेंजेस भी आ सकते हैं, डेफिनेटली है, बिकॉज ये काफी नया है। यानी आत्मनिर्भर भारत का स्पेस टूरिज्म का सपना साकार होने वाला है। अब भारतीय भी अंतरिक्ष में सैर कर पाएंगे। इससे भारत को डबल मुनाफा भी होगा। पहला तो स्पेस टूरिज्म में भारत कदम रखेगा और साथ ही सस्ता सफर होने के कारण दुनिया से स्पेस टूरिस्ट भारत आने के लिए प्रेरित होंगे और देसी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे दुनिया में स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले साल से अंतरिक्ष सफर के लिए कई उड़ानें भरी गई हैं। अब तक रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष की सैर करा चुकी हैं। इनके अलावा कई और देश हैं जो कि स्पेस टूरिज्म की तैयारी में जुटे हुए हैं। भारत में भी यह सपना अब जल्द ही साकार हो सकता है और इसमें अच्छी खबर यह है कि भारत से रवाना होने वाली अंतरिक्ष उड़ान और देशों और कंपनियों से काफी सस्ती हो सकती है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने वाली पहली कंपनी रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक है। वर्जिन गैलेक्टिक की पहली फ्लाइट ने 11 जुलाई 2021 को स्पेस में उड़ान भरी थी, जिसके एक टिकट की कीमत $4.5 लाख यानी कि 3 करोड़ 67 लाख रुपए थी, जबकि भारतीय कंपनी करीब 50 लाख एक टिकट की कीमत रख सकती है। वहीं
लोगों को स्पेस में घुमाने फिराने और उनको वहां ले जाने वाली दूसरी कंपनी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन की पहली फ्लाइट 20 जुलाई 2021 को स्पेस में गई थी। ब्लू ओरिजिन की एक टिकट की कीमत $1.25 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए है। मतलब यह है कि भारतीय कंपनी का एक टिकट की कीमत सबसे कम हो सकती है। इसके अलावा स्पेस में सैर कराने वाली तीसरी कंपनी एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के जरिए यात्री 15 सितंबर 2021 को अंतरिक्ष में गए थे। सबसे महंगा टिकट स्पेस एक्स का ही था। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को $55 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए देने पड़े थे। और इसकी वजह है कि स्पेस एक्स के जरिए यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं, लेकिन भारत का किराया इससे बहुत कम है। इन कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के जरिए अंतरिक्ष में घूमना फिरना काफी महंगा है, लेकिन भारत की कंपनी की बात करें तो किराया काफी सस्ता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष की सैर करने का मास्टर प्लान भारतीय कंपनियां तैयार कर रही हैं। और बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो देश के 50वें सीजेआई हैं। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आम आदमी की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि उनके शब्द नहीं बल्कि उनका काम बोलेगा। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आम आदमी के लिए काम करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनके अच्छे कार्यकाल की कामना भी की है। वैसे हम आपको बता दें कि नए सीजेआई के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। वो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि करीब 7 साल तक इस पद पर रहे थे। ये देश के इतिहास में किसी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। वाई.बी. चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के 37 साल बाद अब उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उसी पद पर काबिज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये भी पहला मौका है जब एक पूर्व सीजेआई के बेटे इस पद पर काबिज हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फैसलों के लिए भी काफी सुर्खियों में रहे। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला भी उन्हीं ने दिया था और साथ ही सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाली बेंच की अगुवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही की थी। इसके अलावा उन्हीं की बेंच ने साल 2017 में निजता के मौलिक अधिकार को भी माना था। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ ने नई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, बल्कि अब वो नए सीजेआई बनने के बाद करीब 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। ऐसे में फिर से ऐसे ही कई अहम फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही है जो देश में नजीर बनेंगे। वैसे बड़ी बात यह भी है कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल भी करीब 2 साल का है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। कार्यकाल शुरू करने के लिए जब जस्टिस चंद्रचूड़ राष्ट्रपति भवन से शपथ लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो यहां सबसे पहले उन्होंने लिफ्टमैन का अभिवादन किया। इसके साथ ही जो कर्मचारी फाइलें कोर्ट में ले जाते हैं, लेके आते हैं, उनके अभिवादन का जवाब दिया। और इसके साथ जब अपने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वो आ रहे थे तो हम मीडिया के लोगों के सवालों का जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि आम आदमी के लिए वो काम करते रहेंगे और पूरी मेहनत करके वो ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमियों की भी सुनता है। और इसके साथ ही जब कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट रूम में एक मुकदमा ऐसा आया जिसमें एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आई है, ये क्या हो रहा है, ये बहुत अफसोसजनक है। यानी ये बहुत ही वी आर सॉरी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार इतनी शक्तिशाली होते हुए एक अदना से सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक अपील में पहुंची है।
इसके साथ ही उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के मुताबिक जो कतार में सबसे आखिर में हो, वहां तक अगर न्याय पहुंचे तो न्याय पहुंचने की बात होती है। और चीफ जस्टिस ने मीडिया से भी ये कहा कि वो आम आदमी के हक की बात करेंगे और उन्होंने पहले ही दिन कोर्ट रूम में ये जता भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी को सुनने और समझने को पूरी तरह से तैयार है। बात अब T20 वर्ल्ड कप की, जिसके पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर फाइनल की जगह पक्की कर ली है। सिडनी के मैदान में खेला गया मुकाबला पाकिस्तान ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए डैरिल मिशेल ने 53 और कप्तान केन विलियमसन ने 46 रन बनाए। 153 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत शानदार रही और बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान की जीत तय कर दी थी। कप्तान बाबर आजम ने 42 गेंदों में 53 रन और मोहम्मद रिजवान ने 43 गेंदों में 57 रन बनाए। इसके बाद रही सही कसर अंत में हारिस रऊफ ने पूरी कर दी और उन्होंने 30 रन की पारी खेल पाकिस्तान को जीत के पार पहुंचाया। T20 वर्ल्ड कप के इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है। इससे पहले साल 2007 में जब पहली बार T20 विश्व कप खेला गया था, तब टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी, मगर भारत ने उसे हराकर खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद साल 2009 में फिर से टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी और तब ट्रॉफी अपने नाम की थी और अब न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार फाइनल पहुंची है टीम, जहां पर अब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान का सामना भारत और इंग्लैंड के मैच विजेता से ही होगा। T20 विश्व कप का ये दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को एडिलेड के ओवल में खेला जाएगा। तो अब T20 वर्ल्ड कप में सभी की नजरें दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी हुई हैं, जिसमें भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। टीम इंडिया के प्रशंसकों को यहां जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले ही फाइनल में एंट्री कर चुकी है। तो ऐसे में भारतीय भी चाहते हैं कि इंडिया इस मुकाबले को जीते और फाइनल में फिर से पाकिस्तान को हराए और कप अपने नाम करे। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए अभी भारत को एडिलेड में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऋषभ पंत विकेटकीपर के तौर पर खेलेंगे या फिर दोबारा दिनेश कार्तिक की वापसी होगी। पंत को पिछले मैच में एक मौका दिया गया था, लेकिन तब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 3 रन ही बना पाए थे। पंत इस मैच में कार्तिक की जगह खेलने उतरेंगे, लेकिन कार्तिक भी इस टूर्नामेंट में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके। ऐसे में टीम मैनेजमेंट इस बात पर मंथन कर रहा है कि करो या मरो के इस मैच में बाजी लगाई जाए। उधर इस मुकाबले से पहले इंग्लैंड की टीम को भी 2 बड़े झटके लगे हैं। डेविड मलान के बाद मार्क वुड भी घायल हैं, उनके खेलने पर भी फिलहाल सस्पेंस है। मंथन का दौर दोनों ही टीमों में फिलहाल चल रहा है, क्योंकि यहां से जो भी जीतेगा उसी को मिलेगा मेलबर्न का फाइनल का टिकट। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।